नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट was first ordered in each acid and methyl acetate. The overall order and molecularity of reaction is ये कह रहा है कि जो मिथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है, बनाते हैं देखो मिथाइल एसीटेट यानी कि CH3, सॉरी H से होगा HCOOCH3 इस तरीके से मिथाइल एसीटेट होगा। इसकी रिएक्शन करानी है, इसका हाइड्रोलिसिस कराना है। इसका हाइड्रोलिसिस अगर हम कराएंगे तो इसके हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है, इसके हाइड्रोलिसिस से मिलता है जब H2 इसे रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे OH आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इधर H आएगा, तो यहाँ से एक बनता है CH3OH एल्कोहल और दूसरा बनता है एसिड, यहाँ पे HCOOH। ठीक हो गया। ये तो ठीक है, ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन इसने पूछा क्या है, पूछा इसने है, एक तो ये पूछ रहे हैं द ओवरऑल ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी, पहले पूछ रहा है ऑर्डर, फिर इसने पूछी है मॉलिकुलरिटी। तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर देखो एक रिएक्टेंट ये है, दूसरा रिएक्टेंट ये है। अब हाइड्रोलिसिस हो रहा है, जब हाइड्रोलिसिस होता है तो हमें पता है कि जो H2O है वो हमेशा एक्सेस अमाउंट में लिया जाता है। हाइड्रोलिसिस में H2O क्या करते हैं, एक्सेस अमाउंट में लेते हैं। और हमें पता है कि जब भी हम ऑर्डर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में लिया जाता है उसको हम ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते हैं। इसका मतलब ऑर्डर हम सिर्फ इस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लेंगे, तो ऑर्डर कितना रहेगा, ऑर्डर रहेगा सिर्फ 1। लेकिन मॉलिकुलरिटी में तो रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं सब कंसिडर होते हैं। तो रिएक्टेंट में कितने रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक H2O पार्टिसिपेट कर रहा है, एक मिथाइल एसीटेट पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि मॉलिकुलरिटी रहेगी 2। तो यहाँ पे 1 और 2 आंसर आने वाला है, क्योंकि पहले ऑर्डर पूछा है फिर पूछी है मॉलिकुलरिटी, तो आंसर क्या रहेगा, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गेस इज द लीस्ट ऑफ वॉन्डरवॉल कांस्टेंट ए। वॉन्डरवॉल कांस्टेंट ए सबसे कम किसके लिए होगा, तो वॉन्डरवॉल कांस्टेंट हमें पता है कि जब हम पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो वॉन्डरवॉल कांस्टेंट ए क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, क्योंकि साइज़ क्या रहता है, डिक्रीज़ होता है। और ऊपर से नीचे की तरफ साइज़ इंक्रीज़ करता है तो वॉन्डरवॉल कांस्टेंट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ध्यान देना, लेफ़्ट से राइट की तरफ वॉन्डरवॉल कांस्टेंट डिक्रीज़ होगा और ऊपर से नीचे की तरफ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ इसका मतलब जो ऊपर और राइट में प्रेजेंट होगा उसका हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। तो यहाँ पर हीलियम ही ऐसा है जो बिल्कुल कॉर्नर पे राइट साइड और सबसे ऊपर प्रेजेंट रहता है, तो हीलियम हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी CM, एवरेज वेलोसिटी C-, एंड एक और पूछी है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हो गया, एवरेज वेलोसिटी, और एक पूछा है CRMS, जो कि यहाँ पर दूसरी स्लाइड की वजह से ढक गया है। ये पूछ रखी है CRMS, इनका ऑर्डर पूछ रखा है, इनकी जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी का ऑर्डर पूछ रखा है। ऑर्डर क्या होगा, वेलोसिटी का ऑर्डर बताने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या। तो सबसे पहले है CRMS। CRMS जो है वेलोसिटी ऑफ रूट मीन स्क्वायर है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, ध्यान से सुनना, इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है उस इंडिविजुअल गैसियस मॉलिक्यूल के वेलोसिटी के स्क्वायर का मीन लेकर, ध्यान देना, इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल के वेलोसिटी के स्क्वायर का मीन लेकर पूरे का अंडर रूट करना है, उसको कहते हैं CRMS, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देन आफ्टर दैट है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी
माइनस से जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखी है उसकी बात कर रहे हैं। तो एवरेज वेलोसिटी ध्यान से सुनना, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ गैस हैं उनके डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ गैस के वेलोसिटी के अर्थमेटिक मीन को एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूल के गैस के वेलोसिटी के अर्थमेटिक मीन को एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। और लास्ट है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी जिसके साथ, ऐसी वेलोसिटी जिसके साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल इन गैस मूव एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जिसके साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ जो गैसियस पार्टिकल है वो मूव करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो ये तो हो गया कि जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है क्या। लेकिन अगर इनकी वैल्यूज़ देखी जाए तो वैल्यूज़ देखो यहाँ पर दे रखी है, वैल्यूज़ हम यहाँ पर दे रखी है। रूट मीन स्क्वायर की वेलोसिटी देखो, ये फॉर्मूले है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, ये एवरेज वेलोसिटी का, ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का, ये तीनों इनके फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले आप लोग देख लेना, ये याद करने पड़ेंगे। अब इन तीनों को अगर हम कंपेयर करेंगे, तीनों का रेशियो ले, तो एट लास्ट हमें क्या मिलेगा? देखो यहाँ पर जो एम है वो तीनों में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद बच क्या रहा है? जो भी वैल्यूज़ बच रही है उनको सॉल्व करके वैल्यूज़ निकाली गई है। तो 1.732 किसकी आ रही है? CRMS की, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। फिर 1.596 आ रहा है एवरेज वेलोसिटी, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू 1.414। तो ओवरऑल कितना, ओवरऑल क्या होगा कि जो CRMS है वो ग्रेटर देन सी एवरेज, यानी कि एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी इज़ ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें रूट मीन स्क्वायर सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद एवरेज, फिर मोस्ट प्रोबेबल। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन देखो एज इट इज़ है। अगला क्वेश्चन है द मीन फ्री पाथ लेमडा ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिपेंडेंस ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर। लेमडा प्रेशर और टेम्परेचर पर किस तरीके से डिपेंड करता है? तो पहले तो लेमडा समझ लेते हैं। लेमडा मीन फ्री पाथ लेमडा है। मीन फ्री पाथ लेमडा क्या होता है? जब हमें पता है गैस मूव करती है तो वो दूसरे गैसियस मॉलिक्यूल से कोलिजन करती है। जब एक गैसियस, देखो ये एक गैसियस मॉलिक्यूल है, ये जब मूव करेगा तो इस गैसियस मॉलिक्यूल के पास तक जाएगा, और इससे कोलिजन के बाद ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। माना इससे कोलिजन के बाद ये इधर को गया, तो इधर को जाने के बाद इधर को चले जाएगा, वहाँ पे कोई दूसरा गैसियस मॉलिक्यूल दिखेगा, उससे कोलिजन के बाद फिर डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर इधर आ गया। तो इस तरीके से इसने क्या किया, इस गैसियस मॉलिक्यूल ने ट्रेवल किया। तो यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है, ये जितनी डिस्टेंस इसने सक्सेसिव कोलिजन, एक के बाद एक कोलिजन करने पर जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, उस डिस्टेंस का हम क्या लेंगे? एवरेज लेंगे। माना ये लेमडा 1 है, ये लेमडा 2 है, ये लेमडा 3 है, तो हम क्या करेंगे? हमारा जो लेमडा होगा, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 अपॉन 3, हम इन तीनों का एवरेज लेंगे। जो भी वैल्यू आएगी वो लेमडा होगी। तो लेमडा कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जब गैसियस मॉलिक्यूल सक्सेसिव कोलिजन करता है, एक के बाद एक कोलिजन करता है, तो वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है। उस डिस्टेंस ट्रेवल के दौरान जो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल निकलती है वही मीन फ्री पाथ लेमडा है, यानी कि उसने एवरेज कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अभी जो ये एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल की बात है ये तो हम समझ गए, लेकिन ये टेम्परेचर और प्रेशर पर किस तरीके से डिपेंड करती है उसकी बात करेंगे। तो देखो टेम्परेचर और प्रेशर का इस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। नॉर्मली क्या था, देखो हम एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे ये वैल्यू लगभग टू टू की यूनिट में इसने यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 के यूनिट में, इधर से इधर भी डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 के यूनिट में। ठीक हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, ध्यान से देखना, अब अगर मैं यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर दूँ इस पूरे सिस्टम का, जिस सिस्टम में ये गैसियस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इस सिस्टम का अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करती हूँ तो देखना क्या होता है। प्रेशर इंक्रीज करने पर देखो ये जो प्रेशर है, जब प्रेशर इंक्रीज करूँगी तो ये जो, एक मिनट,
देखो प्रेशर अगर इस सिस्टम का इंक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज़ करने पे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज़ करने पे होगा, अगर मैं इसका प्रेशर इंक्रीज़ करती हूँ तो ये गैसियस मॉलिक्यूल क्या होंगे, पास में आएंगे। देखो ये गैसियस मॉलिक्यूल इधर आएगा, ये वाला गैसियस मॉलिक्यूल भी इसके पास में आएगा क्योंकि प्रेशर बढ़ा रहे हैं। प्रेशर बढ़ाने पर क्या होंगे, ये गैसियस मॉलिक्यूल इसके पास आएगा, इधर से प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये गैसियस मॉलिक्यूल भी क्या होगा, ये गैसियस मॉलिक्यूल भी इसके बिल्कुल पास में आएगा। अब गैसियस मॉलिक्यूल पास में आने से क्या होगा, गैसियस मॉलिक्यूल के पास में आने से ये जो 2 के यूनिट में डिस्टेंस थी ये डिक्रीज़ कर जाएगी। अब हम ये मान लेते हैं कि ये डिक्रीज़ करके कितनी रहेगी, 1 रहेगी। ये डिक्रीज़ करके 1 रहेगी, ये भी डिक्रीज़ करके 1 रहेगी, ये भी डिक्रीज़ करके 1 रहेगी। तो यहाँ पे ओवरऑल हुआ क्या, ओवरऑल प्रेशर इंक्रीज करने से लैम्डा क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ। इसका मतलब लैम्डा का जो प्रेशर के साथ रिलेशन होगा वो इनवर्स रिलेशन होगा, यानी कि प्रेशर आप इंक्रीज़ करेंगे तो जो लैम्डा यानी कि मीन फ्री पाथ है वो डिक्रीज़ करेगा। ये हम समझ गए। अब आगे जाते हैं प्रेशर पे। प्रेशर का हमें क्या पता है, प्रेशर का हमें ये पता है कि अगर प्रेशर, सॉरी टेम्परेचर, प्रेशर का हो गया। अब टेम्परेचर पे जाते हैं। हमें टेम्परेचर का ये पता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, किसी सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैसियस मॉलिक्यूल दूर जाते हैं, तो दूर इधर जाएगा, ये जाएगा इधर। टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ, ये टेम्परेचर बढ़ाने पे ये जो मॉलिक्यूल है, अरे इतना बड़ा क्या हो गया, इसको ना हटा ही देते हैं। ये जो मॉलिक्यूल है इधर जाएगा, फिर एक और ले लेते हैं, ये जो मॉलिक्यूल है, समझ ही नहीं आ रहा किधर जाना है, ये इधर जाएगा। तो क्या हुआ, ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिस्टेंस इतनी बढ़ गई, डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि मॉलिक्यूल दूर जाएंगे। मॉलिक्यूल दूर जाएंगे तो जो डिस्टेंस ट्रेवल है कोलिजन के लिए, डिस्टेंस ट्रेवल ज़्यादा करनी पड़ेगी, कोलिजन के लिए डिस्टेंस ट्रेवल ज़्यादा करनी पड़ेगी। ओवरऑल जो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल है वो भी ज़्यादा निकलेगा। कहने का मतलब है टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे, लैम्डा यानी कि लेंथ, डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो ज़्यादा करेगा, यानी कि डिस्टेंस बढ़ेगी तो लैम्डा बढ़ेगा। इसका मतलब टेम्परेचर का लैम्डा के साथ रिलेशन क्या होगा, टेम्परेचर का लैम्डा के साथ रिलेशन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो लैम्डा भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो 4th नंबर में दिया है जो लैम्डा है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर रियल गैस जेड इक्वल पी सी वी सी अपॉन आर टी सी वैल्यू इज। यहाँ पर ये कह रहा है जेड इक्वल पी सी वी सी आर टी सी है, इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी। यहाँ पे जो पी सी है वो है क्रिटिकल प्रेशर, जो वी सी है वो है क्रिटिकल वॉल्यूम, और जो टी सी है वो है क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर मैं इनकी वैल्यूज़ की बात करूँ तो जो पी सी की वैल्यू रहती है, पी सी की वैल्यू रहती है, पी सी की वैल्यू होती है, क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू होती है A/27 B²। उसके बाद वी सी की वैल्यू रहती है 3B। यहाँ पे जो ए और बी है ये होते हैं वॉन्डरवॉल कांस्टेंट, और टी सी की वैल्यू रहती है 8A/27 RB। ये वैल्यू याद रखनी है आपको, ये वैल्यू बिल्कुल याद करने वाली वैल्यूज़ हैं। और ये वैल्यूज़ अगर आपको याद है तो ये इस फॉर्मूले के हेल्प से हम इजीली निकाल सकते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। अब देखो जो पी सी की वैल्यू है A/27 B² है, वी सी 3B है, और टी सी की जो वैल्यू है क्रिटिकल टेम्परेचर की 8A/27 RB है। आगे बढ़े। अब यहाँ पे हमें ये कह रहे हैं निकालना क्या है, Z इक्वल, इसने दिया है Z इक्वल पी सी पी वी अपॉन आर टी, इस तरीके से दिया है। और ये सारे सी हैं, मतलब क्रिटिकल लेने हैं हमें। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर मैं निकालूं, अगर मैं इसको इनकी वैल्यूज़ पुट करूँ इस फॉर्मूले पे तो
पी की वैल्यू सबसे पहले पुट करते हैं। पी की वैल्यू क्या थी, a/27 b²। वी बिल्कुल मल्टीप्लाई में है तो वी को मल्टीप्लाई में ले लेंगे, तो वी की वैल्यू है 3b। उसके बाद है पूरा अपॉन में आर एज इट इज़ है, और टी की वैल्यू है आर के बाद इंटू टी की वैल्यू है 8a/27 8a/27 RB। इतना हो गया। अब इसके बाद क्या है देखो, इसको अगर सॉल्व करें, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, इसको आगे सॉल्व करने पे आएगा जो ए है, ये ऊपर वाली वैल्यूज़ को अगर मल्टीप्लाई करें, 3b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3ab/27 b²। उसके बाद इस इन वैल्यूज़ को अगर हम ऊपर ले जाएंगे, इन वैल्यू को ऊपर ले जाने पे क्या होगा, जो 27 RB है वो ऊपर जाएगा, 27 RB ऊपर जाएगा, और अपॉन में आएगा 8a ठीक हो गया। ये वैल्यूज़ हमने मॉडिफाई कर रखी है, नीचे की जो वैल्यूज़ है ऊपर भेज रखी है। तो अब यहाँ पे कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। देखो एक बी से एक बी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक और बी है, इस बी से ये बी कैंसिल हो जाएगा। पेन का कलर चेंज कर देते हैं ताकि समझ आए। यहाँ आर से आर कैंसिल हो जाएगा, देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा। बच क्या रहा है, बच रहा है सिर्फ 3/8। सिर्फ इतना ही आंसर बच रहा है। हम देखते हैं जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्या उसमें ऑप्शन में 3/8 है या नहीं, तो देखेंगे। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन में 3/8 हाँ है, ऑप्शन में 3/8 है। थर्ड नंबर का ऑप्शन देखना, 3/8 है और यही करेक्ट आंसर है। 3/8 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एग्जिबिट C2H सिमेट्री। C2H सिमेट्री पॉइंट ग्रुप कौन सा मॉलिक्यूल शो करेगा। अब अगर ट्रांस N2F2 को देखें तो ये इस तरीके से है, N डबल बॉन्ड N और ट्रांस दिया है, तो इसका मतलब एक F इधर को होगा, इधर लोन पेयर होंगे इसके, और दूसरा F क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में इधर लोन पेयर होंगे। अब इसमें अगर सिमेट्री लगा के देखें तो सबसे पहले देखो C2 सिमेट्री कहाँ से प्रेजेंट है, C2 सिमेट्री ऊपर से पड़ेगी, सीधे इधर C2 पॉइंट कर देती हूँ, जो कि मैं ऊपर से नीचे की तरफ फ़ोन के स्क्रीन से आगे के पीछे की तरफ को लगा रही हूँ। आप भी ऐसे ही इमेज करेंगे, तो यहाँ पे C2 लगेगी, तो ये जो F है उसको ये F रिप्लेस करेगा, इस लोन पेयर को ये लोन पेयर रिप्लेस करेगा, तो C2 हमारा यहाँ पे लग रहा है। उसके बाद अगर फ़ोन के ऊपर से फ़ोन के नीचे को हम एक्सेस डाल रहे हैं, तो जो फ़ोन की स्क्रीन है उस स्क्रीन के पैरेलल क्या होगा, फ़ोन की स्क्रीन के पैरेलल एक प्लेन पड़ेगा, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन पड़ रहा है तो हम क्या कहते हैं इसको, एच प्लेन। तो यहाँ पे क्या होगा, एच प्लेन प्रेजेंट होगा, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, C2H। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और बाकी के ऑप्शन अगर देखें तो बाकी के ऑप्शन में देखो, बाकी के ऑप्शन अगर हम चेक करने की कोशिश करें तो बाकी के ऑप्शन में है Cis N2F2। Cis N2F2 क्या होगा, Cis N2F2 में जो नाइट्रोजन है उसके F दोनों सेम साइड होंगे, दोनों सेम साइड होंगे, तो यहाँ पर जो C2 प्रेजेंट होगी वो C2 फ़ोन के ऊपर से नीचे की तरफ ना होकर फ़ोन की स्क्रीन के पैरेलल होगी। तो इस तरीके से C2 हम इमेज करेंगे, और यहाँ से ये जो F है ये एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। तो इसमें कोई भी परपेंडिकुलर प्लेन नहीं पड़ेगा, इसमें पड़ेगा आपका पैरेलल प्लेन। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट ग्रुप आएगा, यहाँ पे पॉइंट ग्रुप आएगा C2V। तो इसका पॉइंट ग्रुप है C2V। और अगर CH2 को आप चेक करना चाहे तो CH2 इस तरीके से होता है, CH2 तो CH2 में देखो, अगर मैं फ़ोन के ऊपर से नीचे की तरफ
यानी कि मैं इसको अगर मैं इसको जेड एक्सिस कंसिडर करती हूँ तो जेड एक्सिस के पैरेलल प्लेन पड़ेगा, यानी कि जेड एक्सिस से एक्सिस पड़ेगी, और जेड एक्सिस से अगर मैं इन दोनों को रोटेट करूँ तो यहाँ पर C2 प्रेजेंट होगा, और C2 प्रेजेंट होगा तो हमें ये पता है कि C2 के जो परपेंडिकुलर है, C2 के परपेंडिकुलर भी C2 प्रेजेंट होंगी, ये C2 प्रेजेंट होगा और ये C2 प्रेजेंट होगा और ये वाला C2 भी प्रेजेंट होगा। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, और उसके दो परपेंडिकुलर C2 प्रेजेंट है तो परपेंडिकुलर दो C2 प्रेजेंट है, और यहाँ पर सिग्मा H भी प्रेजेंट होगा। इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से सिग्मा एच प्लेन प्रेजेंट होगा, तो इसका D2H होगा पॉइंट ग्रुप। और अगर लास्ट की बात करें तो लास्ट एसिटाइलिन है। एसिटाइलिन कैसे होता है? एसिटाइलिन इस तरीके का ग्रुप है। तो ये तो सिंपल है, हमें इसमें पता है कि अगर इस तरीके से यहाँ से डालें तो C2 पड़ेगी, और यहाँ पे एक और चीज़ होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ C2s पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर C2s पढ़ेंगे। तो ये क्या होगा आपका D इनफाइनाइट H, इसमें D इनफाइनाइट H प्रेजेंट होगा, तो आपका C2H सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में ही प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन है द कार्बोनेट आयन CO3 2- एग्जिबिट। ये पूछ रहे हैं CO3 2- कार्बोनेट आयन का पॉइंट ग्रुप। कार्बोनेट आयन का पॉइंट ग्रुप क्या होगा? देखो पहले कार्बोनेट आयन बना लेते हैं, किस तरीके से होगा। इस तरीके से कार्बोनेट आयन होता है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड और दो ऑक्सीजन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। ये जो नेगेटिव चार्ज है जरूरी नहीं है कि इन दोनों ऑक्सीजन के ऊपर रहे, ये रेजोनेंस में रहते हैं, ये यहाँ पर घूम सकते हैं तीनों ऑक्सीजन के ऊपर। तो एक तरीके से मैं इस तरह स्ट्रक्चर को इस तरीके से बना सकती हूँ, इस तरीके से, और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में है। तो इसमें अगर पॉइंट ग्रुप चेक करें तो पॉइंट ग्रुप कैसे चेक करेंगे? देखो सबसे पहले ये हमें दिख रहा होगा ये देखो किसकी तरह दिख रहा है? BCl3, BCl3 के जैसा दिख रहा है। BCl3 ऐसा ही होता है। तो अगर मैं BCl3 की बात करूँ तो BCl3 में कौन सा पॉइंट ग्रुप होता है? D3H। तो ये भी सेम BCl3 का है जैसा है, तो ये इसका भी पॉइंट ग्रुप क्या होगा? D3H। अब निकाल के भी देखते हैं। देखो ऊपर से अगर मैं जेड एक्सिस डालूँ ऊपर से, यानी कि फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर से, फ़ोन के पीछे से निकलता हुआ अगर मैं एक्सिस डालूँ तो यहाँ पे क्या होगा? इस एक्सिस से अगर घुमाएंगे तो ये इसको रिप्लेस करेगा, ये इसको रिप्लेस करेगा, ये इसको रिप्लेस करेगा। इसका मतलब C3 यहाँ पे प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? C3 यहाँ पे प्रेजेंट है। तो C3 तो हमारा प्रेजेंट हो गया। फिर उसके बाद C3 के परपेंडिकुलर, देखो C3 के परपेंडिकुलर C2 ही प्रेजेंट है। 1 2 और 3 C2 ही प्रेजेंट है। अगर ये C2 ही डालोगे तो ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे, ये C2 ही डालोगे तो ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे, और ये वाला C2 ही डालोगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। सॉरी C2। तो यहाँ पे क्या होंगे? परपेंडिकुलर 3 C2 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे रिलेशन बन रहा है C3 परपेंडिकुलर 3 C2। इसका मतलब D3 वाला रिलेशन तो बन गया। लेकिन अब अगर यहाँ पे चेक करें, देखो अगर यहाँ पे इसको इरेज करूँ मैं और देखने की कोशिश करना कि अगर यहाँ से मैं हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस C3 है जो कि ऊपर से नीचे की तरफ डला है, तो उस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन डाले तो ये प्लेन पड़ेगा जो कि मॉलिक्यूलर प्लेन है, और सबको बीचों बीच से काटता हुआ आगे निकलेगा। इसका मतलब परपेंडिकुलर प्लेन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो परपेंडिकुलर प्लेन को H कहते हैं, तो H भी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो पॉइंट ग्रुप क्या बनेगा? D3H। तो आंसर क्या होगा? थर्ड, D3H। नेक्स्ट है द अलाउड ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में कौन से ट्रांजिशन अलाउड होंगे? अलाउड ट्रांजिशन के लिए कुछ रूल्स होते हैं। एक होता है स्पिन सिलेक्शन रूल जो ऑलमोस्ट सारे फॉलो करते हैं। सेकंड होता है लेपर्ट सिलेक्शन रूल। लेपर्ट सिलेक्शन रूल क्या होता है? देखो लेपर्ट सिलेक्शन रूल की बात करें तो लेपर्ट सिलेक्शन रूल के लिए फर्स्ट कंडीशन होती है जो डेल्टा एल है,
डेल्टा एल वो होता है प्लस माइनस जीरो होना चाहिए। डेल्टा एल क्या होना चाहिए? प्लस माइनस जीरो। जहाँ पे एल क्या है? एल है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, या क्या कहते हैं इसको? एंगुलर क्वांटम नंबर। तो एंगुलर क्वांटम नंबर एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? प्लस माइनस वन होनी चाहिए। और इधर पे एक और कंडीशन होती है कि जो जी रेट होता है, जी रेट से अनजी रेट ट्रांजिशन अलाउ होगा, अनजी रेट से जी रेट अलाउ होगा, लेकिन जी रेट से जी रेट अलाउ नहीं होगा और अनजी रेट से अनजी रेट भी अलाउ नहीं होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो अब ये सिलेक्शन रूल हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। देखो एस 2s से 1s कह रहा है, 2s टू 1s, 2s टू 1s में s जो है, s का एंगुलर क्वांटम नंबर क्या रहता है? 1 रहता है। यानी कि s के जो l की वैल्यू होती है 0 रहती है। तो s में 0 माइनस 0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। जबकि हमें आंसर प्लस माइनस 1 चाहिए, तो ये तो आंसर हमारा नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद अगर अगला देखें, अगला अगर हम देखें तो अगला क्या कहता है? 2p टू 1s, 2p टू 1s। देखो 2p टू 1s में p से s में जा रहा है, p से s में जा रहा है, तो p का जो पी के लिए एल की जो वैल्यू रहती है वो 1 रहती है, एस के लिए 0 रहती है। 1 माइनस 0 की वैल्यू होगी 1। इसका मतलब ये रूल फॉलो कर रहा है। अब जी रेट अनजी रेट देखें तो हमें पता है जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहती है उसको जी रेट कहते हैं, जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है उसको अनजी रेट कहते हैं। तो यहाँ पे देखो जो पी है, पी अनजी रेट होता है, एस जो होता है जीरो जी रेट होता है, एस जी रेट रहता है। एस हमेशा याद रखना जी रेट होगा, और पी जो रहते हैं अनजी रेट रहता है, पी हमेशा क्या होगा? अनजी रेट होगा। तो एस जी रेट है, पी अनजी रेट है, तो अनजी रेट से जी रेट क्या होगा? अलाउ होगा। तो ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब आंसर यही होने वाला है। अब 3p टू 2p, 3p टू 2p नहीं होगा क्योंकि p की वैल्यू 1 रहती है, p के लिए l की वैल्यू 1 रहती है, दूसरे p के लिए भी l की वैल्यू क्या रहेगी? 1। 1 माइनस 1 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। जबकि आंसर क्या आना चाहिए? प्लस माइनस 1 आना चाहिए। ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहे हैं। और जी रेट देखो अनजीरेट टू अनजीरेट जा रहा है, तो ये भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहे। डी में भी सेम है, एल की वैल्यू 2 रहती है, तो 4 के डी के लिए भी एल की वैल्यू 2 ही रहेगी, 3 के डी के लिए भी एल की वैल्यू 2 ही रहेगी। तो 2 माइनस 2 आंसर 0 आएगा, जबकि आंसर क्या आना चाहिए? प्लस माइनस 1 आना चाहिए। और यहाँ पे डी देखोगे तो डी जी रेट होता है, डी जी रेट होगा तो जी रेट टू जी रेट जा रहा है, जी रेट टू जी रेट अलाउ नहीं होगा। तो अलाउ कंडीशन क्या क्या है? अलाउ कंडीशन है, अलाउ कंडीशन हमें यहाँ से क्या पता चली कि एक तो जो डेल्टा एल की वैल्यू है एजीमुथल क्वांटम नंबर वो प्लस माइनस 1 रहना चाहिए। दूसरा जी रेट टू जी रेट अलाउ नहीं होगा, अनजी रेट टू अनजी रेट अलाउ नहीं होगा, और जी रेट टू अनजी रेट अलाउ होगा, और अनजी रेट टू जी रेट अलाउ होगा। एस की बात करें तो एस जी रेट होता है, पी अनजी रेट रहता है, और डी क्या होता है? जी रेट होता है। जी रेट मीन्स होता है जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है वो प्रेजेंट होगी, अनजी रेट मीन्स होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री अपसेंट रहेगी। एक बारी देख लेते हैं पी और एस में देख लेते हैं। एस क्या हो रहता है? एस का शेप स्फेरिकल होता है। तो यहाँ पर देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री, अगर इस पॉइंट से किसी भी तरफ जाओगे तो सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगी, सेम एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। अगर पी का देखोगे तो पी का ऊपर प्लस लोब होता है, नीचे माइनस लोब होता है, बीच में सेंटर है, सेंटर से ऊपर की तरफ जाओगे तो प्लस मिलेगा, नीचे की तरफ जाओगे तो माइनस मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये अनजीरेट होगा। डी का देखोगे, डी इस तरीके से होता है, डी डबल डम्बल शेप होता है। यहाँ पे अगर देखोगे तो इधर प्लस प्लस लोब रहता है और माइनस माइनस लोब होता है। अब सेंटर से देखो जितने डायरेक्शन में आगे जाने पर जो साइन मिल रहा है उसके अपोजिट साइड जाने पर भी सेम साइन मिल रहा है। इस डायरेक्शन में जो साइन मिलेगा अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर सेम साइन मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या होगा? जी रेट होगा। इतनी कंडीशन अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो ये जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सफिशियंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा? पहले तो देख लेते हैं पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता क्या है। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सीधा सीधा कहता है कि जो चारों क्वांटम नंबर हैं, चारों क्वांटम नंबर हमेशा सेम नहीं होंगे। अगर आगे के 3 क्वांटम नंबर यानी कि एन एल
एंड एम अगर सेम है भी तो जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर प्लस हाफ है तो जो उसके साथ का दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए माइनस हाफ होगा। तो यहाँ पर इन तीनों के सेम होने के बावजूद ये जो चीज़ होती है ये डिफरेंट रहती है, स्पिन डिफरेंट रहती है। तो इसका मतलब चारों क्वांटम नंबर जो है सेम नहीं रहेंगे। अब यहाँ पे अगर देखो आंसर दे रखा है बोसॉन पार्टिकल। बोसॉन पार्टिकल की मैं बात करूँ तो जो बोसॉन पार्टिकल होते हैं इनकी जो स्पिन की वैल्यू होती है, यहाँ पर स्पिन वैल्यू पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो स्पिन वैल्यू होती है वो हाफ होती है, प्लस हाफ भी हो सकती है, माइनस हाफ भी हो सकती है। लेकिन जो बोसॉन पार्टिकल होते हैं इनकी जो स्पिन वैल्यू होती है वो इंटीजर होती है, इंटीजर स्पिन वैल्यू होती है। इंटीजर स्पिन वैल्यू होती है, इंटीजर स्पिन वैल्यू मतलब फुल नंबर होती है स्पिन वैल्यू, ठीक है। फुल नंबर स्पिन वैल्यू होगी तो इसका मतलब ये जो है इस पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा। इसके अगर एग्जांपल की बात करूँ तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स और फोटॉन्स वगैरह आते हैं। तो एक और चीज़ के लिए ध्यान रखना, जो बोसॉन पार्टिकल है इंटीजर वैल्यू होती है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ये जो बोसॉन पार्टिकल है इनके लिए जो चारों क्वांटम नंबर है, चारों क्वांटम नंबर वो क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। बोसॉन पार्टिकल के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर तो हमारा बोसॉन पार्टिकल्स ही हो गया। और बोसॉन पार्टिकल के लिए ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है, यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर कौन सा होगा। लीनियर ऑपरेटर की कंडीशन होती है, देखो लीनियर ऑपरेटर की कंडीशन है अगर हम कोई ऑपरेटर है वो अगर एफ प्लस जी ये जो है फंक्शन है इस पर अप्लाई किया जाता है और रिजल्ट हमें मिलता है ऑपरेटर एफ प्लस ऑपरेटर जी। तो इस केस में ध्यान रखना कि अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करें या ऐसे सॉल्व करें दोनों का आंसर अगर सेम मिलता है तो इस केस में ये जो ऑपरेटर होगा, ये जो ऑपरेटर होगा वो क्या होगा, लीनियर ऑपरेटर। तो क्या ध्यान रखना है कि अगर लीनियर ऑपरेटर होगा तो वो इस तरीके की इक्वेशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। अब इसके लिए एक ट्रिक बता देती हूँ। जो नॉर्मली लीनियर ऑपरेटर होते हैं, जो क्वांटम केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्वांटम केमिस्ट्री में जो नॉर्मली लीनियर यूज़ होते हैं, लीनियर ऑपरेटर यूज़ होते हैं वो सिर्फ दो ही हैं, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन दोनों से ही क्वेश्चन अराइज होगा, या तो इंटीग्रेशन दिया होगा या डिफरेंशिएशन दिया होगा, या ऐसा हो सकता है कि दोनों दिए हो और दोनों अगर दिए होंगे तो बोथ का कहीं पर ऑप्शन होगा, अब आप बोथ में करेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखो टेकिंग स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर रूट आपका लीनियर ऑपरेटर नहीं होता है, ये नॉन लीनियर ऑपरेटर होता है। यहाँ पर इस तरीके की इक्वेशन फॉलो नहीं होती है। +4 ये कोई लीनियर ऑपरेटर नहीं है। देखो d/dx यानी कि डिफरेंशिएशन ये लीनियर ऑपरेटर होगा, और स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर कोई लीनियर ऑपरेटर नहीं होता है, ये नॉन लीनियर ऑपरेटर होता है। लीनियर ऑपरेटर सिर्फ दो होते हैं, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। अगला है द कम्यूटेटर ऑफ एक्स कोमा डी बाई डी एक्स। देखो एक्स कोमा डी बाई डी एक्स का कम्यूटेटर पूछ रहा है तो कम्यूटेटर कैसे निकालते हैं। अगर एक्स कोमा डी बाई डी एक्स दिया है तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, एक्स देखो एक्स कोमा डी बाई डी एक्स को ही लिख रही हूँ, एक्स डी बाई डी एक्स। अगली बारी में माइनस करेंगे, अब की बार डी बाई डी एक्स आगे लेंगे, डी बाई डी एक्स और एक्स लिया जाएगा पीछे। तो इस तरीके से कम्यूटेटर अगर ये ब्रैकेट के अंदर दिए रहते तो इस तरीके से इसको खोलते हैं। अब ये हमने किसके रिस्पेक्ट में लिया है, एक्स कॉमा डी बाई डी एक्स के लिए ले रखा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड ये इसके इक्वल में है, दोनों साइड क्या ले लेंगे, साई ले लेंगे। साई एक फंक्शन लिया जाता है ताकि इसको सॉल्व करना इजी बन जाए। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, देखो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आगे सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से होगा, तो ये एक साइड सेम रहे एज इट इज़ रहने दो, एक्स कॉमा डी बाई डी एक्स इसको एज इट इज़ रहने दो। दूसरी साइड सॉल्व करते हैं, एक्स डी बाई डी एक्स अगर इनको खोले तो क्या रहेगा, एक्स डी यहाँ पे क्या आ जाएगा, साई बाई डी एक्स, और इधर आएगा माइनस डी
एक्स साई बाई डी एक्स। इतना इजीली समझ आ गया होगा। हमने इस ब्रैकेट को ओपन किया, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साई आगे वाली वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, पीछे वाली वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब आगे क्या होगा देखो, आगे बात करें, यहाँ पे साई भी आएगा। अब इसको आगे इधर से इधर सॉल्व कर रही हूँ। इक्वल में क्या रहेगा ध्यान देना, एक्स डी साई अपॉन डी एक्स तो सेम रहेगा, एक्स डी साई बाई डी एक्स सेम रहेगा। इधर माइनस, अब जब दो फंक्शन होते हैं तो एक फंक्शन को कांस्टेंट लेते हैं और दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक्स को कॉमन लिया मैंने, एक्स कॉमन लिया और डी साई के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। अगली बारी माइनस है माइनस ही रहेगा। अगली बारी क्या होगा, साई को कॉमन लेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब देखना, अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ है, देखो एक्स डी साई अपॉन डी एक्स और एक्स डी साई अपॉन डी एक्स सेम है और साइन डिफरेंट है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, सिर्फ माइनस साई डी एक्स बाई डी एक्स, माइनस साई डी एक्स बाई डी एक्स। तो माइनस साई डी एक्स बाई डी एक्स बचेगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ले लेती हूँ। देखो इसमें क्या होगा, बचा क्या है, सिर्फ इधर तो हमारा डी, एक साइड हमारा एक्स कॉमा डी बाई डी एक्स साई है ही, और दूसरी साइड सिर्फ बचा है डी एक्स बाई डी एक्स और साई, ये जो वैल्यू है माइनस की है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये दोनों ये वैल्यू इसके इक्वल होगी, और यहाँ पे साई तो सेम है, साई जो होगा इधर भी साई वही होगा क्योंकि वैल्यू ही साई है। तो साई से हम साई को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ओवरऑल क्या रहेगा, इस ये जो वैल्यू है इसके इक्वल रहेगी। अब डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1 के इक्वल हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस आएगा। तो एक्स कोमा डी बाई डी एक्स किसके इक्वल रहेगा, -1 के। अब हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में ये प्रेजेंट है या नहीं। देखो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं,